नमस्कार। नई परख के राष्ट्रीय मुद्दा कार्यक्रम में आप सब लोगों का स्वागत है। हमारे साथ प्रोफेसर अभय कुमार दुबे हैं, जिनसे हम रोज देश की राजनीति के बारे में बातचीत करते हैं। अभय सर, नमस्कार। नमस्कार। आज कांग्रेस पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया, जिसमें कई मैं देख रहा था चैनल्स पे, खासतौर पे यूट्यूब की दुनिया में जो चैनल्स है, वो इसे एक सामाजिक बदलाव के दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। जी, आपकी क्या टिप्पणी है इसके बारे में? देखिए, कांग्रेस ने जो न्याय घोषणा पत्र जारी किया है, ऐसे कांग्रेस न्याय पत्र कह रही है। तो उसके ऊपर तो चर्चा मैं बाद में करूंगा। पहले उसकी जो प्रतिक्रिया नरेंद्र मोदी ने दी है, उसके ऊपर चर्चा करना थोड़ी जरूरी है। नरेंद्र मोदी का कहना है कि ये लोग घोषणा पत्र लेके आते हैं, हम लोग तो संकल्प पत्र लेके आते हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। अब इस वाक्य के ऊपर ध्यान से देखिए, उन्होंने ये नहीं कहा जो हम लिख के देते हैं वो करते हैं। उन्होंने कहा जो हम कहते हैं वो करते हैं। अच्छा, अब एक भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र होता है, प्रधानमंत्री जो बोलते हैं उसको वो संकल्प पत्र कह रहे हैं। तो वो जब चाहते हैं तब कहने लगते हैं। जब जब चुनाव खत्म होगा और जनता, अगर वो सत्ता में आ गए और जनता ने उनसे पूछा कि भाई आपने अमुक वायदा किया था अपने भाषण में, तो वो कहेंगे हमारे घोषणा, भाजपा के लोग कहेंगे हमारे घोषणा पत्र में तो ये लिखा हुआ नहीं है। जैसे कि हर एक के अकाउंट में 15 लाख रुपए लाने की जो बात है, वो भाजपा के घोषणा पत्र में नहीं लिखी थी, लेकिन भाषणों में इस बात को जम के प्रधानमंत्री द्वारा और तमाम भारतीय जनता पार्टी के प्रचारकों द्वारा कहा गया। इसी तरीके से 2 करोड़ रोजगार देने की बात तो घोषणा पत्र में नहीं लिखी हुई थी, लेकिन इस बात को कहा गया बराबर। तो ये जो पूरा तरीका एक अपना लिया है नेताओं ने, और खास तौर से प्रधानमंत्री ने और भारतीय जनता पार्टी ने, कि घोषणा पत्र में जो लिखा जाता है वो एक तरफ, चुनाव प्रचार में जो बातें कही जाती हैं वो एक तरफ, और जब चुनाव के बाद में जब उन्हें उन बातों को याद दिलाया जाएगा तो वो आराम से घोषणा पत्र और तथाकथित संकल्प पत्र के बीच में गोल शिफ्ट करते रहेंगे। और उन्हें कभी भी कोई पूरी निर्लज्जता के साथ में, बिना पलक झपकाए हुए, वो आराम से अपने पिछले वायदों को भूलते हुए मुतवातिर जो है वो नए वायदे करते रहेंगे। अब जैसे कि अभी कांग्रेस का एक प्रवक्ता जो बिहार के ही थे, वो एक जगह, एक निर्वाचन क्षेत्र का नाम ले रहे थे। मैं निर्वाचन क्षेत्र का नाम भूल गया, आपको याद होगा। जब प्रधानमंत्री वहां भाषण देने के लिए आए थे तो उन्होंने कहा था कि अगली बार जब मैं यहां पर आऊंगा तो यहीं की बनी हुई चीनी मिल की चीनी से चाय पीऊंगा। अब उसके बाद वहां तो चीनी मिल आज तक बनी नहीं। अब प्रश्न यह है कि प्रधानमंत्री से ये जवाब तलबी कैसे की जाए, इसकी विधि क्या है? भाई, लोकतांत्रिक राजनीति के एक विद्यार्थी होने के नाते हम लोगों को इन सवालों पे तो विचार करना चाहिए कि भाई इसकी विधि है क्या। जगह जगह नेता लोग घूमकर, उसमें प्रधानमंत्री प्रमुख हैं, घूम के इस तरह के वायदे करते रहते हैं जो कि मुख्य तौर पर लफाजी की शक्ल में होते हैं, और उन वायदों को पूरा नहीं किया जाता। अब प्रधानमंत्री ने एक नया जुमला तैयार किया है, मैं नरेंद्र मोदी द्वारा दी गई गारंटियों की नरेंद्र मोदी द्वारा दी गई गारंटियों की गारंटी भी नरेंद्र मोदी की दी हुई गारंटियों की गारंटी देता है। अब इस प्रकार की जुमलेबाजी और लफाजी से क्या देश की जनता का भला होगा, क्या लोकतंत्र की क्वालिटी सुधरेगी? तो इसका मतलब ये है कि समय आ गया है कि जब हम लोग भारतीय राजनीति में, खासतौर से चुनाव की राजनीति में, घोषणा पत्र को ज्यादा गंभीरता से स्थापित करें, और घोषणा पत्र को एक ऐसे वायदों के एक वायदों की एक संहिता के रूप में देखा जाना चाहिए, जिसमें ये हर वायदे के सामने ये भी लिखा हो कि इतने समय में ये काम हो जाएगा। भाई, क्यों नहीं लिखा होना चाहिए? कांग्रेस के घोषणा पत्र में भी होना चाहिए और भाजपा के घोषणा पत्र में भी होना चाहिए। और घोषणा पत्र से अलग हटकर कौन कौन से वायदे किए जा रहे हैं, ये चीजें भी चुनाव आयोग द्वारा नोट की जानी चाहिए। भाई, घोषणा पत्र में लिखा जा रहा है वो तो एक बात है, उसके बाद में अलग हटके जो बातें ये उन सबको नोट किया जाना चाहिए। अब प्रधानमंत्री कहेंगे ये तो, भाजपा के लोग कहेंगे ये तो हमारे घोषणा पत्र में लिखा नहीं है। उसके बाद अब हम लोगों की जिम्मेदारी होगी कि हम पूरा पिछला रिकॉर्ड ढूंढें, प्रधानमंत्री के भाषण का क्लिप तलाश करें, फिर उसको यूट्यूब पे डाला जाए, फिर उसको व्हाट्सएप पे लोगों को भेजा जाए। ये तमाम चक्कर करना पड़ेगा, इसकी क्या जरूरत है? इस प्रकार की एक मॉनिटरिंग एजेंसी होनी चाहिए, जैसे कि वो संस्था है जिसने एडीआर है, जिसने
इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर रिट दायर की थी। इस प्रकार की संस्थाएं होनी चाहिए जिनको सरकार और कानून की मान्यता प्राप्त हो, जो केवल निजी स्तर की संस्थाएं ना हो, और वो इस बात का ध्यान रखें कि कौन कौन से वायदे किए जा रहे हैं, कौन से वायदे घोषणा पत्र में हैं और कौन से वायदे घोषणा पत्र के बाहर किए जा रहे हैं, निर्वाचन क्षेत्र के स्तर पर, प्रदेश के स्तर पर किए जा रहे हैं, और हर वायदे के साथ में उसको लागू करने की डेडलाइन है कि नहीं है, समय सीमा है कि नहीं है। और अगर नहीं है तो पार्टी से पूछी जाना चाहिए पत्र लिख के कि आप इसकी समय सीमा घोषित कीजिए। ऐसा करने से क्या होगा कि पूरी लोकतांत्रिक राजनीति में गंभीरता आएगी और नेता छिछले तरीके से लफाजी करके जो पतली गली से निकल जाते हैं, इसकी संभावना थोड़ी कम रह जाएगी। उन्हें लगातार लगता रहेगा कि उन्हें कसौटी पर कसा जा रहा है। पहली बात तो मैं ये कहना चाहता था। दूसरी बात, जहां तक कांग्रेस के न्याय पत्र का सवाल है, मैं समझता हूं कि वो एक बहुत ही गंभीर दस्तावेज है और एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इस बार उसके प्रभावी होने के मौके अधिक हैं। इसलिए अधिक हैं कि इस बार वो पुलवामा वाली घटना जो पिछली बार हुई थी, इसकी वजह से कांग्रेस का घोषणा पत्र दब गया था उसके पीछे, वैसी कोई घटना नहीं है। प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार को केंद्र बनाकर चुनाव लड़ना चाहते हैं और जाहिर है कि उससे ऐसी कोई राष्ट्रवाद की असाधारण किस्म की लहर वहर पैदा होने वाली नहीं है। वो तो एक दुधारी तलवार की तरह है जो प्रधानमंत्री को नुकसान भी पहुंचा सकती है और हो सकता है फायदा भी पहुंचाए, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो इस लिहाज से कांग्रेस ने जो विभिन्न तबकों को न्याय देने का वायदा किया है, मुख्य तौर पर उन्होंने आर्थिक न्याय देने, कांग्रेस का घोषणा पत्र देखा जाए, जब न्याय पत्र कह रहे हैं तो उसका ज्यादा बड़ा हिस्सा आर्थिक न्याय का पत्र है। जैसे वो कह रहे हैं कि भाई वो 30 लाख केंद्रीय स्तर पर नौकरियां देंगे, जैसे वो कह रहे हैं कि हर घर में एक स्त्री को 1 लाख रुपया दिया जाएगा। तो ये सब जो बातें हो रही हैं, इन तमाम, या वो कह रहे हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की किसानों को कानूनी गारंटी दी जाएगी। अब अगर हम लोग वास्तव में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में भरोसा करते हैं तो हमें ये मानना चाहिए, अपने विश्लेषण में ये बात कहना चाहिए कि पहली बार एक पार्टी जो कि केंद्र में इतने साल तक सत्ता में रह चुकी है, जिसने राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व किया है, वो पार्टी ये कह रही है कि हम एमएसपी की कानूनी गारंटी देंगे। तो किसान समुदायों को भरोसा करना चाहिए, उन किसानों को भरोसा करना चाहिए जो दिल्ली की सीमाओं पर 1 साल तक डटे रहे, उन किसानों को भरोसा करना चाहिए जो अभी, जिन्होंने थोड़े दिन पहले ही एक आंदोलन खत्म किया है। तो किसानों के वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ कुछ शिफ्ट होना चाहिए, उसके इस मांग के मुताबिक। कांग्रेस है जी, कांग्रेस की तरफ शिफ्ट होनी चाहिए। कांग्रेस की तरफ शिफ्ट होना चाहिए। इसी तरीके से जो महिलाओं को 1 लाख रुपए देने की गारंटी है, या रोजगार 30 लाख नौकरियां देने का सवाल है, या अग्निवीर योजना को खत्म करने का मामला है, तो ये बहुत सारे सवाल हैं जो कि कांग्रेस का जो न्याय पत्र है वो संबोधित करता है। तो उस लिहाज से देखा जाए एक महत्वपूर्ण घोषणा पत्र है और इस घोषणा पत्र में इतनी क्षमता दिखाई पड़ती है कि उसमें कई लोग अपनी मतदान प्राथमिकताओं पर इस घोषणा पत्र की रोशनी में पुनर्विचार कर सके। एक बात ये भी है कि कांग्रेस की इस घोषणा पत्र में ऐसा लगता है कि अन्य पिछड़ी जातियों या अन्य पिछड़े वर्ग की तरफ ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश की गई है और राहुल गांधी पहले भी जाति जनगणना का मुद्दा उठाते रहे हैं और आरक्षण की जो सीमा है वो 50% से आगे जाएगी, यह बात भी कही गई है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस अब एक ऐसे मोड़ पर है जहां वो ज़्यादा ध्यान ओबीसी की तरफ देना चाहती है और उच्च जाति जिन्हें कहा जाता है, उससे एक तरीके से उसने भी मान लिया है कि भाजपा के ही वोटर हैं, इनकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं ये देना। मान लेने का एक तो ये बात सही है कि ऊंची जातियां खासतौर से उत्तर भारत में, मध्य भारत में और पश्चिमी भारत में भारतीय जनता पार्टी की तरफ काफी झुकी हुई है, लेकिन देश के दूसरे हिस्सों में ऐसी स्थिति नहीं है। दक्षिण भारत में ऊंची जातियां जो है वो भारतीय जनता पार्टी की वोटर नहीं है। पूर्वी भारत में ऊंची जातियां गारंटी के साथ भारतीय जनता पार्टी की वोटर नहीं है और दे भी सकती है वोट, नहीं भी दे सकती है। तो ये केवल ये जो भाजपा का अपना कैचमेंट एरिया है वहीं पे ये स्थिति है। और कांग्रेस के पिछड़े वर्गों के साथ संबंध 60 के दशक में से बिगड़ने शुरू हुए थे। कांग्रेस ने उसकी कोई परवाह नहीं की और इसके एक हिस्से को समाजवादियों ने अपनी तरफ खींच लिया और दूसरे हिस्से को जनसंघियों ने अपनी ओर खींच लिया और इस तरह धीरे धीरे करके सामाजिक न्याय का प्रश्न जो है वो कांग्रेस के दायरे से बाहर निकलता चला गया, यहाँ तक कि वो गैर कांग्रेस पॉलिटिक्स का ही दायरा बन गया जिसमें सामाजिक न्यायवादी पार्टियां
काम करती रही। अब कांग्रेस उस क्षेत्र में हस्तक्षेप करना चाहती है, दोबारा अपनी जमीन कुछ हासिल करना चाहती है उसमें, और उसके लिए कांग्रेस लगातार संघर्ष कर रही है। जरूरी नहीं कि इसका परिणाम बहुत जल्दी दिखाई पड़े, लेकिन अगर कांग्रेस ने संघर्ष को बीच में छोड़ा नहीं और आगे वो चलाती रही तो निश्चित रूप से जो पिछड़ी जातियां हैं उनके बीच में कुछ ना कुछ जमीन जरूर हासिल करेगी। कुछ और प्रस्ताव मैं देख रहा था, खास तौर पे संसद की गतिविधि को लेकर ये था कि एक दिन जो विपक्षी दल है वो एजेंडा तय करेंगे, या जो लोकसभा के अध्यक्ष होंगे वो बिल्कुल अपनी पार्टी से अलग हो जाएंगे, जैसा कि ब्रिटेन में होता है। तो इस जी तरह के क्या ये ऐसे प्रस्ताव हैं जिन पर अन्य पार्टियों को भी एक तरीके से अपना रुख स्पष्ट करना होगा? नहीं नहीं, जैसे जैसे कि कांग्रेस ने ये कहा है कि भाई वो एक एक देश एक चुनाव वाले खिलाफ है, वो इसको नहीं होने देगी अगर सत्ता में। तो ये जो लोकतांत्रिक प्रणाली में बहुत सारी बातें उसकी सुधार करने की तरफ ले जाती है। भाई अगर जो पीठासीन अधिकारी है, पीठासीन अधिकारी अगर सारा खेल अगर सत्ताधारी दल का ही खेलता रहेगा, तब फिर सदन के अंदर निष्पक्षता कैसे कायम होगी? अभी तो देखा गया है राज्यसभा में और लोकसभा में और तमाम विधानसभाओं में पीठासीन अधिकारियों का आचरण क्या रहा है। पीठासीन अधिकारी एक तरह से सत्ता पक्ष के एजेंट की तरह काम करते हैं। राज्यपालों के बारे में भी कुछ बातें कही जानी चाहिए। राज्यपाल भी सत्ताधारी दल के एजेंट के तौर पर काम करते हैं, और उससे हमेशा जो जो केंद्र में पार्टी सत्ता में नहीं है, उस पार्टी को नुकसान होता है उनकी वजह से। वो एक समांतर सत्ता का केंद्र बन जाते हैं। तो इन सब ये भारतीय लोकतंत्र में आई हुई विकृतियां हैं जो धीरे धीरे करके और सघन होती गई हैं। इन विकृतियों का प्रक्षालन तो होना ही चाहिए। लेकिन क्या जो आप पहले जवाब में भी बता रहे थे कि किस तरीके से चुनाव के घोषणा पत्र को ज़्यादा महत्व दिया जाना चाहिए। मेरा सवाल ये है कि क्या अभी हम ये देखते हैं कि भारतीय लोकतंत्र में खासतौर पर आम जनता के स्तर पर इस तरह की जो घोषणा पत्र है उनका कोई प्रभाव होता है? या जो ज़्यादा बड़े मुद्दे चल रहे होते हैं राजनीतिक माहौल में, उन्हीं पे सारा चुनाव हो जाता है? देखिए, जब कोई असाधारण चीज हवा में नहीं है, मान लो कोई राष्ट्रवाद की कोई ऐसी प्रबल लहर नहीं आई हुई है, या कोई बड़ी घटना ऐसी नहीं हो गई है, जैसे कि मान लीजिए इंदिरा गांधी का कत्ल कर दिया गया था, इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी, ऐसा कुछ अगर नहीं है, तब फिर घोषणा पत्र के मुद्दे जो हैं और पार्टियों द्वारा दिए गए मुद्दे महत्वपूर्ण हो जाते हैं। देखिए 1971 में इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ के नारे पर, पृथ्वी पर खत्म करने के नारे पर उन्होंने चुनाव जी कहा जाता है कि उन्होंने उस चुनाव का फैसला उसके ऊपर हुआ। तो वो तो उनके घोषणा पत्र के मुद्दे थे। एक तरह से देखा जाए तो इंदिरा गांधी ने घोषणा पत्र के मुद्दों पे ही वो चुनाव जीता था। तो ये घोषणा पत्र पे चुनाव हो, मतदाता उन्हीं घोषणा पत्र की बातों को मंचों से कहा जाए, कार्यकर्ता उन्हीं बातों को लेकर मतदाताओं की गोलबंदी करने के लिए निकले और मतदाता उसी आधार पर सोच के किसी पार्टी को वोट करें, ये एक स्वस्थ लोकतंत्र का लक्षण है। लेकिन कुल मिलाकर कांग्रेस की या शायद किसी भी पार्टी की चुनौती ये होती है या होनी चाहिए कि वो अपने घोषणा पत्र की बातों को बहुत प्रभावी ढंग से जनता तक ले जाए, जी और कुछ पढ़े लिखे लोगों के बीच में चर्चा का विषय ना रह जाए। हम्म। तो उससे उनको नुकसान हो सकता है चुनाव में। देखिए इसमें एक बात और है कि अगर जनता की उम्मीद लोकतंत्र में कमजोर होती जाएगी तो कुल मिलाकर पूरी व्यवस्था को बहुत नुकसान होगा। अभी आज या कल के टाइम्स ऑफ इंडिया में एक संपादकीय था, जिस संपादकीय में उन्होंने एक आंकड़ा दिया कि देश में जो पहली बार के वोटर हैं, यानी जो अभी लड़के 18 बच्चे 18 साल के हुए हैं, तो उनके अंदर वोट डालने का अधिकार मिलने की एक उत्सुकता होनी चाहिए और उन्हें बड़े पैमाने पर एक वोटर के तौर पर पंजीकरण कराना चाहिए। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि उनमें से राष्ट्रीय औसत पंजीकरण कराने वाले ऐसे मतदाताओं का केवल 38% है। यानी करीब 62% ऐसे युवक और युवतियां हैं, वो मतदाता के रूप में अपना पंजीकरण कराने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे। कुछ राज्यों में तो ये प्रतिशत घट के 17% के आसपास आई। तो औसत एवरेज परसेंटेज बताया हमने, कहीं तो घट के 17% आ जाता है, कुछ राज्यों में ज्यादा है। लेकिन ये स्थिति बताती है कि जो सामान्य नौजवान है वो या तो रोजी रोटी के जद्दोजहद में फंसा हुआ है, उसे फुर्सत नहीं है इन सब बातों के बारे में सोचने की कि वो लोकतंत्र में कैसे भागीदारी करे।
हालांकि चुनाव आयोग लगातार प्रचार करता रहता है कि आप मतदान के अधिकार का उपयोग कीजिए, लेकिन लोगों में कहीं ना कहीं मतदान मतदान का प्रतिशत बढ़ भी रहा है सारे देश में, ये बात सही है, महिलाओं का खास तौर से बढ़ रहा है। लेकिन जो नई पीढ़ी है, बिल्कुल अभी अभी जो वोट डालने लायक हुई है, उसके अंदर लोकतंत्र के प्रति और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के प्रति उदासीनता बहुत ही चिंता में डालने वाली बात है। और ये उदासीनता तभी दूर होगी जबकि उन्हें लगेगा कि जो पार्टियां जो वायदे करती हैं उन वायदों को पूरा भी करती हैं। ये एक अलग सा सवाल है लेकिन कांग्रेस से जुड़ा हुआ ही है कि जो बहुत सारे नेता जो कांग्रेस पार्टी छोड़कर गए हैं, जो थोड़े जाने पहचाने हैं, जैसे गौरव वल्लभ, उनसे पहले सुरेश पचौरी जो मध्य प्रदेश के नेता थे, और भी कई नेता, वो बार बार इस चीज की ओर ध्यान दिला रहे हैं कि हमने कांग्रेस इसलिए भी छोड़ा क्योंकि हमें बहुत चोट पहुंची कि राम मंदिर के उद्घाटन के समारोह में जाने के प्रस्ताव को कांग्रेस ने नकारा, और हम इस बात को नहीं स्वीकार करने के लिए तैयार है कि सनातन का विरोध हो। तो क्या एक ऐसी चीज है, आज प्रधानमंत्री ने भी इसका थोड़ा सा जिक्र किया अपने भाषण में, ये एक ऐसी चीज है जो कांग्रेस के लिए काफी एक उसको रक्षात्मक मुद्रा में ला सकती है, ला रही है? मेरे ख्याल से अगर कांग्रेस इससे बचाव की मुद्रा में महसूस करती है तो ये उसकी कमी है। कांग्रेस को बिल्कुल बचाव की मुद्रा में नहीं जाना चाहिए इससे, क्योंकि कांग्रेस भी जानती है और हर समझदार व्यक्ति ये जानता है कि ये लोग इसलिए कांग्रेस छोड़ के नहीं गए कि कांग्रेस राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में कांग्रेस के नेताओं ने भाग नहीं लिया, या सनातन के मुद्दे पर डीएमके ने कुछ कह दिया। कांग्रेस के नेताओं ने सनातन के मुद्दे पर तो कुछ नहीं कहा, डीएमके ने कहा, द्रविड़ कड़गन ने कहा। तो ये तो केवल बहानेबाजी है, पार्टी छोड़ने का एक तर्क है। चूंकि 10 साल से कांग्रेस सत्ता से बाहर है, तो ये लोग तमाम इंतजार करते करते थक गए हैं। कई प्रदेशों में भी कांग्रेस लगातार चुनाव हार रही है, जीत नहीं पा रही है, तो उसकी वजह से इस प्रकार के बहाने चुने जा रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि जितनी शक्ति से और ऊर्जा के साथ में गौरव वल्लभ भारतीय जनता पार्टी की आलोचना किया करते थे, जिस तरीके से संबित पात्रा के साथ उनकी बहसें बहुत मशहूर हुई थी, अब वो बिल्कुल वैसी ही भाषा बोलने लगे हैं जैसी कि हिंदुत्ववादी बोलते हैं भाषा। तो इससे तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कहीं उनकी ईमानदारी झलकती है। ऐसा नहीं लगता कि कहीं वो किसी नैतिकताओं और मर्यादाओं के आधार पर खड़े हुए हैं। ये एक अवसरवादी किस्म का फैसला है भारतीय जनता पार्टी में जाने का। और जिस दिन भारतीय जनता पार्टी चुनाव की जमीन पर लड़खड़ाएगी और वो अच्छे नतीजे निकालने में उसका नेतृत्व नाकाम होगा, उस दिन ये सब लोग जो भाजपा में गए हैं, ये धीरे धीरे भाजपा से बाहर आने लगेंगे। बिहार की राजनीति में महागठबंधन के पक्ष में एक छोटी सी खबर आई कि मुकेश सहनी शामिल हो गए महागठबंधन में, उनको 3 सीटें दी गई हैं। मैं एक जगह बहुत गहरे विश्लेषण में तो मैं नहीं गया, पर एक खबर में देख रहा था कि इससे तेजस्वी यादव को 25 लाख वोटों का फायदा हुआ है। शायद पिछले चुनाव में इस दल को इतना वोट मिला था। तो क्या इसे हम महागठबंधन के लिए सकारात्मक चीज, बहुत बड़ी सकारात्मक चीज माने? देखिए, ये खबर छोटी है लेकिन ये दूरगामी महत्व की खबर है। और वो इसलिए भी दूरगामी महत्व की खबर है क्योंकि तेजस्वी यादव लंबे अरसे से एमवाई और बाप, इसका मतलब हो गया बहुजन, आदिवासी और तो वो छोटे और जो महादलित, अति पिछड़े, ये सब इसके दायरे में आते हैं। मुकेश सहनी के राष्ट्रीय जनता दल और इंडिया गठबंधन के साथ जुड़ने से तेजस्वी यादव को वो शुरुआत मिलेगी, वो स्टार्टिंग पॉइंट मिलेगा जिससे वो एमवाई के दायरे या मुस्लिम यादव के दायरे से निकलकर महादलितों में और अति पिछड़ों की दुनिया में जा पाए। भाई, मुकेश सहनी अपने आप को अपनी वेबसाइट पे मल्लाह का बेटा कहते हैं, सन ऑफ मल्लाह कहते हैं, और वो ये मांग लेकर एनडीए में गए थे कि उनकी बिरादरी को अनुसूचित जाति की मान्यता प्राप्त होगी। ना तो उन्हें अनुसूचित जाति की मान्यता प्राप्त हुई और ना ही इस लोकसभा चुनाव में उन्हें कोई भी सीट दी गई। वो काफी समय तक इंतजार करते रहे, बैठे रहे, उन्होंने कोई बयान नहीं दिया, किसी किस्म की कोई हंगामा नहीं किया। चूंकि उन्होंने कोई हंगामा नहीं किया तो भाजपा वालों ने बुला के उन्हें कोई आश्वासन भी नहीं दिया। उपेंद्र कुशवाहा ने नाराजगी व्यक्त की, जीतन राम मांझी ने नाराजगी व्यक्त की, और पशुपति पारस ने नाराजगी व्यक्त की। इन सबको बुलाकर फुसला लिया गया। उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया, मुकेश सहनी की तरफ भाजपा ने, होगा तो देखा जाएगा, इसको छोड़ दिया जाए।
मजबूरी में उनको फिर इंडिया गठबंधन के पास जाना पड़ा। निश्चित रूप से उससे इंडिया गठबंधन को फायदा ही होगा, नुकसान तो हो ही नहीं सकता। और उनको 3 सीटें भी दी गई हैं, तो जब 3 सीटों पे वो इंडिया गठबंधन के दूसरे जनाधार से जनाधार के वोट प्राप्त करेंगे, तो उनके जनाधार के वोट उम्मीद की जानी चाहिए, उनके जनाधारों को कुछ न कुछ वोट इंडिया गठबंधन के दूसरे प्रत्याशियों को भी मिलेंगे। दिल्ली में आज संजय सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि असल में शराब घोटाला तो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया है। लेकिन अगर इसको दूसरे तरीके से देखें तो क्या हम ये कह सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल के जेल में जाने की घटना अब एक तरीके से सामान्य रूप से स्वीकार कर ली गई है और आम आदमी पार्टी को भी एहसास हो गया कि उनके बगैर ही अगला चुनाव लड़ना है और उस तरफ वो आगे बढ़ रहे हैं? ये तो उन्हें पहले से पता है। मुझे नहीं लगता कि वो लोग इतने नादान हैं कि वो सोच रहे होंगे कि जैसे ही अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होंगे वो 10-12 दिन के अंदर या 7 दिन के अंदर छूट के फिर से आ जाएंगे या सारी अदालतें उनके पक्ष में फैसले दे देंगी। ये तो उन्हें पहले से पता है। वो तो लंबे अरसे तक जेल में रहने के लिए गए हुए हैं। आपको याद होगा कि जिस वक्त मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करने की बात चल रही थी, उसी वक्त आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं ने केजरीवाल समेत कहना शुरू कर दिया कि जो आम आदमी पार्टी में रहना चाहता है उसे 6 महीने से 1 साल जेल में रहने के लिए तैयार रहना चाहिए। इतना समय से तो खुद भी कह रहे थे, तो वो तो मेरे ख्याल से ये भी मानते होंगे कि उन्हें विधानसभा चुनाव भी जेल में रहकर ही लड़ना पड़ेगा। इसकी पूरी योजना बनाकर पेशबंदी करके ही वो गए हैं। तो अब तो संजय सिंह बाहर आ गए हैं और संजय सिंह प्रखर और ओजस्वी वक्ता है और वो जो आम आदमी पार्टी की रणनीति है, उस रणनीति को बड़े ठीक से और प्रभावी तरीके से लागू करेंगे। आज की बातचीत को हम यही विराम देते हैं। हम कल फिर मिलेंगे और देश की राजनीति के बारे में प्रोफेसर अभय दुबे से बातचीत करेंगे। आज की बातचीत के लिए सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।